कैसा लगता होगा जब एक पूरा शहर ही आपकी जान का प्यासा हुआ पड़ा हो, आपको मारने के लिए खोज रहा हो। 1994 की एक तपती दोपहर में ऐसा ही कुछ हो रहा था। कहाँ? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। सड़कें मजहबी नारों से गूंज रही थी। हज़ारों लोगों का हुजूम सड़कों पर था। उनके हाथों में तख्तियाँ थीं और ज़ुबान पर एक ही मांग थी, तस्लीमा नसरीन को फांसी दो। एक औरत जिसने कंजर्वेटिव सोसाइटी की हिपोक्रेसी पर अपनी कलम से चोट कर दी थी। वो रातों रात पूरे मुल्क की सबसे बड़ी दुश्मन बना दी गई थी। उनके सिर पर इनाम रख दिया गया था। फतवे जारी हो रहे थे और खुद सरकार उनके खिलाफ वारंट लेकर घूम रही थी। उस खौफनाक दौर के करीब 32 साल बाद एक ऐसी खबर आती है जो भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के सियासी और साहित्यिक गलियारों में हलचल मचा देती है। खबर यह है कि बांग्लादेशी मूल की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन करीब 2 दशकों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपने महबूब शहर कोलकाता लौटने वाली हैं। तस्लीमा नसरीन ने खुद ये कंफर्म किया है कि वो कोलकाता वापस लौट रही हैं। वो 1 अगस्त 2026 को कोलकाता में होने वाले एक इवेंट के लिए वहाँ पहुँचेंगी। ये वही कोलकाता है जिसने कभी उन्हें बाहें फैलाकर अपनाया था और फिर सियासी मजबूरी के चलते रातों रात वहाँ से बाहर भी कर दिया था। तस्लीमा नसरीन सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक बेहद कॉन्ट्रोवर्शियल साहित्यिक शख्सियत हैं जिनके समर्थक और विरोधी लाखों की संख्या में हैं। एक धड़ा कहता है कि उन्होंने इस्लाम की कट्टरता, पैट्रियार्की और औरत को दबाने वाली हर दकियानूसी सोच के खिलाफ अकेले दम पर जंग लड़ी है। दूसरा तबका उन्हें पश्चिम का एजेंट और अपने मजहब का दुश्मन मानता है। चलिए आज तस्लीमा नसरीन की ज़िंदगी के उस पूरे सफ़रनामे को देखते हैं जो किसी बेहद रोमांचक थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है। उनकी पैदाइश से लेकर डॉक्टर बनने, फिर बागी लेखिका में तब्दील होने, 1994 और 2007 के खौफनाक वाक़ये, लज्जा किताब का सच और इस्लाम पर उनके बेबाक विचार सब एक एक करके टटोलते हैं। तस्लीमा नसरीन की कहानी शुरू होती है 25 अगस्त 1962 को बांग्लादेश के मैमनसिंह शहर में। हालांकि तब वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तस्लीमा के पिता डॉक्टर रजब एक नामी फिजिशियन थे। घर का माहौल पढ़ा लिखा था, लेकिन आसपास समाज वही पुराना जहां लड़कियों के लिए दायरे तय थे। तस्लीमा के पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए तस्लीमा ने खूब पढ़ाई की और साल 1984 में मैमनसिंह मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो एक सरकारी हॉस्पिटल में एक गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर काम करने लगी। मगर मेडिकल की पढ़ाई के दौरान ही तस्लीमा को ये एहसास हो गया था कि समाज की बीमारी सिर्फ गोलियों और सिरप से ठीक नहीं हो सकती। अस्पताल के वार्ड्स में जब वो विजिट किया करती थी तो रोज़ाना उनका सामना औरतों की दर्दनाक कहानियों से होता था। औरतें जो घरेलू हिंसा का शिकार थीं, जिनका बलात्कार हुआ था या जिन्हें सिर्फ इसलिए टॉर्चर किया जाता था क्योंकि उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया था। तस्लीमा ने देखा कि इन औरतों के पास अपने हक में बोलने की आज़ादी नहीं है। धर्म और समाज के ठेकेदार अपने जुल्मों को जायज़ ठहराने के लिए मजहब की आड़ लेते हैं। बस यहीं से तस्लीमा के भीतर की बगावत जाग गई। उन्होंने स्टेथोस्कोप के साथ साथ कलम उठा ली। लिखना पहले से ही आता था। कॉलेज मैगजीन के लिए शौकिया लिखा भी था। अब कॉज के लिए लिखने लगी। कविताएं और अखबारों में कॉलम लिखना शुरू किया। उनका गुस्सा, उनकी तड़प और औरतों के दर्द को बयां करती सोच सीधे लोगों के दिल पर चोट करने लगी। अपने शुरुआती साहित्यिक करियर में तस्लीमा ने ज़्यादातर कविताएं ही लिखीं। उनमें भी ज़्यादातर फीमेल ऑपरेशन के मुद्दे पर हुआ करती थी। फिर उन्होंने प्रोज लिखने शुरू की। 1982 से लेकर 1992 तक के 10 सालों में उनकी कई कविताएं छपी, 3 निबंध संग्रह और 4 नॉवेल भी पब्लिश हुए। फिर आया लज्जा। साल 1992 में भारत में बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाया गया। इस घटना की प्रतिक्रिया बांग्लादेश में भी हुई और काफ़ी हिंसक हुई। हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर दंगे भड़के, मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदू महिलाओं के साथ ज्यादतियाँ हुईं और उनके घरों को फूंक दिया गया। तस्लीमा नसरीन ने यह सब अपनी आंखों से देखा था। उनका दिल दहल गया। उन्होंने देखा कि बहुसंख्यक मुस्लिम समाज का एक बड़ा हिस्सा या तो इस हिंसा में शामिल था या चुपचाप तमाशा देख रहा था। तस्लीमा ने इस खामोशी को तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने सिर्फ 7 दिनों के अंदर एक छोटा सा उपन्यास लिख डाला। उसका नाम था लज्जा। लज्जा शुरू होती है राइटर्स द्वारा रीडर्स के लिए लिखी एक पावरफुल बात से, लेट ह्यूमैनिटी बी द अदर नेम फॉर रिलीजन, यानी मज़हब का दूसरा नाम इंसानियत को होना चाहिए। लज्जा एक काल्पनिक कहानी होकर भी काल्पनिक नहीं थी। ये बांग्लादेश के एक बंगाली हिंदू परिवार की दास्तान थी जिसे अपने देश से प्यार भी था और भरोसा भी।
सुधमोए दत्त अपने मुल्क बांग्लादेश से बेइंतहा प्यार करते थे। वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनका अपना वतन उनके लिए पराया हो जाएगा, लेकिन दंगों की आग जब उनके घर तक पहुंचती है तो उनका भ्रम टूट जाता है। इस किताब के ज़रिए तस्लीमा ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का वो काला चिट्ठा खोल दिया जिसे वहाँ की सरकार और सोसाइटी छुपाना चाहते थे। साल 1993 में जैसे ही ये किताब पब्लिश हुई, बांग्लादेश की धरती पर भूचाल सा आ गया। सिर्फ 6 महीनों में इसकी 50,000 से ज़्यादा कॉपियाँ बिक गईं। कट्टरपंथियों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक मुस्लिम नाम वाली औरत हिंदुओं के दर्द पर किताब लिखे और उनके अपने मुल्क का नाम खराब करे। सरकार ने तुरंत लज्जा पर बैन लगा दिया, लेकिन तीर तो कमान से छूट चुका था। तस्लीमा अब इंटरनेशनल हो चुकी थी। लोग उन्हें जानने लगे थे। किताब के दर्जनों भाषाओं में ट्रांसलेशन हुए और वो पूरी दुनिया में फैल गईं। लज्जा के बाद तस्लीमा कट्टरपंथियों के निशाने पर तो आ ही चुकी थी, लेकिन असली ब्लास्ट होना भी बाकी था। मई 1994 में तस्लीमा नसरीन ने भारत के एक बड़े अखबार द स्टेट्समैन को एक इंटरव्यू दिया। अब इस इंटरव्यू के छपने के बाद कोलकाता से लेकर ढाका तक ऐसा बवंडर उठा जिसकी कल्पना खुद तस्लीमा ने भी नहीं की थी। इंटरव्यू में उनके हवाले से छापा गया कि वो कुरान में रिवीजन की मांग कर रही हैं। हालांकि तस्लीमा ने बाद में बार बार ये साफ किया कि उन्होंने कुरान बदलने की बात कभी कही ही नहीं थी। उनका कहना था कि शरिया कानून को बदला जाना चाहिए जो महिलाओं के साथ भेदभाव करता है। मगर कट्टरपंथियों को तो बस एक बहाना चाहिए था। उन्होंने तस्लीमा पर ईश निंदा यानी ब्लास्फेमी का आरोप लगा दिया। इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला। ढाका की सड़कों पर लाखों की तादाद में कट्टरपंथी उतर आए। कई संगठनों ने उनके सिर पर भारी भरकम इनाम रख दिया। मस्जिदों से ऐलान होने लगे कि कोई भी तस्लीमा का सिर लाएगा उसे जन्नत मिलेगी। बताया जाता है कि ढाका में हुए एक प्रदर्शन में लगभग 3 लाख लोग शामिल हुए थे, जिन्होंने तस्लीमा को फांसी दो वाले नारे ओपनली लगाए। बांग्लादेश की सरकार ने कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए और तस्लीमा के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस ठोक दिया। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू हुआ। अब सवाल ये कि तस्लीमा इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकली। ये पूरी दास्तान किसी हाई वोल्टेज हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म जैसी है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर और रिश्तेदारों की यहाँ लगातार छापेमारी कर रही थी। तस्लीमा को अंडरग्राउंड होना पड़ा। वो लगातार 2 महीनों तक ढाका में छुपती रहीं। एक घर से दूसरे घर, एक अंधेरे कमरे से दूसरे अंधेरे कमरे में शिफ्ट होती रही। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो खिड़की के पर्दों के पीछे से बाहर झांकती थी तो उन्हें सड़कों पर अपनी ही मौत का जुलूस और पुतले जलते दिखाई देते थे। इस भयानक दौर में उस वक्त उनके कुछ बेहद करीबी दोस्तों, वामपंथी झुकाव वाले बुद्धिजीवियों और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें छुपाया था। कुछ सेक्युलर डॉक्टरों ने भी उनकी मदद की थी, जिन्होंने अपनी गाड़ियों में बिठाकर तस्लीमा को पुलिस की नाकेबंदी के बीच से निकाला था। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों ने और यूरोप के कई देशों ने बांग्लादेश सरकार पर भारी दबाव बनाया। पर्दे के पीछे से एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया गया। आखिरकार बांग्लादेश की अदालत ने बेहद चुपके से उन्हें सशर्त जमानत दी। शर्त यह थी कि देश छोड़ना होगा। अगस्त 1994 की एक अंधेरी रात को तस्लीमा को एक बंद गाड़ी में पूरी तरह छुपाकर ढाका एयरपोर्ट ले जाया गया। वहाँ स्वीडिश एम्बेसी के अफसरों की मदद से उन्हें बेहद गुपचुप तरीके से एक फ़्लाइट में बिठाकर स्वीडन रवाना किया गया। वो अपने ही मुल्क से एक मुजरिम की तरह भगा दी गई। अगले 10 सालों तक तस्लीमा वेस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका के कई देशों में रहीं। उनका बांग्लादेशी पासपोर्ट रद्द हो चुका था और उन्हें स्वीडन की नागरिकता मिली थी। यूरोप के कई देशों में भटकने के बाद तस्लीमा का मन उचटने लगा। वो एक बंगाली लेखिका थी तो उन्हें लिखने बोलने के लिए एक बंगाली माहौल चाहिए था। इसलिए साल 2004 में वो भारत आईं और कोलकाता को अपना नया आशियाना बना लिया। हालांकि ये आना इतना आसान नहीं था। उन्हें भारत सरकार को मनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। बहरहाल वो आईं और कोलकाता में रहने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक बार उनके अतीत का जिन्न उनके सामने आ खड़ा। कोलकाता में आने के बाद तस्लीमा द स्टेट्समैन में वीकली कॉलम लिखा करती थी। इसके अलावा आनंद बाज़ार पत्रिका और देश जैसे अखबारों और मैगजीन्स में भी रेगुलरली छपने लगी।
एक बार फिर उनके खिलाफ माहौल बनने लगा। जून 2006 में पहला बड़ा थ्रेट सामने आया। कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम सैयद नूरुर रहमान बरकती ने ऐलान किया कि जो कोई भी तस्लीमा का मुंह काला करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। ऑल इंडिया इत्तेहाद काउंसिल तो और भी आगे चली गई। उसके प्रेसिडेंट तौकीर रज़ा ने घोषणा की कि जो कोई भी तस्लीमा नसरीन का सिर कलम करेगा उसे इनाम में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। हाँ, इतनी रियायत ज़रूर दी कि अगर तस्लीमा माफ़ी मांग ले, अपनी सारी किताबें जला दें और भारत छोड़ दें तो उनके सिर पर से इनाम हटा दिया जाएगा। अब तक जो धमकियां जारी हो रही थीं वो सिर्फ ज़ुबानी ही थीं, लेकिन फिर आई तारीख 9 अगस्त 2007। तस्लीमा नसरीन का हैदराबाद के प्रेस क्लब में एक प्रोग्राम था। वो वहाँ अपनी किताब शोध के तेलुगु अनुवाद के विमोचन के लिए पहुँची थी। प्रोग्राम चल ही रहा था कि अचानक AIMIM के 3 विधायकों के नेतृत्व में एक भड़की हुई भीड़ हॉल के अंदर घुस गई। इन लोगों के हाथों में लाठियां और गुलदस्ते थे। गुलदस्ते के अंदर उन्होंने पत्थर छुपा रखे थे। वो तस्लीमा पर जानलेवा हमला करने के इरादे से आए थे। इस घटना को थोड़ा और करीब से देखें तो ये बेहद डरावना था। 100 से ज़्यादा लोग अंदर घुस आए थे। उन्होंने कुर्सियां तोड़ दी, शीशे तोड़ दिए, टेबल्स उलट दी और बेतहाशा हुल्लड़ मचाया। तस्लीमा मुर्दाबाद के नारों से पूरा मंजर गूंज उठा था। उस वक्त तस्लीमा के पास कोई सरकारी सुरक्षा नहीं थी। वहाँ मौजूद कुछ पत्रकारों और आयोजकों ने एक ह्यूमन चेन बनाई और तस्लीमा को अपने घेरे में ले लिया। उन पर फेंके जा रहे बुके और फाइलें खुद पत्रकारों ने अपने बदन पर झेली। बमुश्किल तस्लीमा को वहाँ से निकालकर एक छोटे से कमरे में बंद किया गया और बाहर से ताला लगा दिया गया, तब तक जब तक कि भारी पुलिस बल वहाँ नहीं पहुँच गया। तस्लीमा ने बाद में कहा था कि कुछ पलों के लिए उन्हें लगा था कि आज उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन। ये हमला सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं रहा, इसकी चिंगारी कोलकाता तक जा पहुंची। नवंबर 2007 में कोलकाता में तस्लीमा के खिलाफ ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम ने हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दी। प्रोटेस्ट ने इतना खतरनाक रूप ले लिया कि पूरा शहर ही बंधक बन गया था। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। पार्क सर्कस और सेंट्रल कोलकाता के इलाकों में दंगे जैसे हालात हो गए। स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि सरकार को शहर में कर्फ्यू तक लगाना पड़ा और सेना को फ्लैग मार्च करना पड़ा। उस वक्त पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी जिसने मॉब के आगे पूरी तरह घुटने टेक दिए। बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने तस्लीमा को सुरक्षा देने के बजाय रातों रात कोलकाता छोड़ने का फरमान ही सुना दिया। उन्हें रातों रात एक सरकारी गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट भेजा गया और वहाँ से दिल्ली रवाना कर दिया गया। दिल्ली में उन्हें एक सेफ हाउस में लाकर रखा गया। ये कहने को ही एक सेफ हाउस था, हकीकत में एक नज़रबंदी जैसा था, जहाँ उन्हें किसी से मिलने की आज़ादी नहीं थी। इस सेफ हाउस में उन्होंने अगले 7 महीने बिताए। आखिरकार 19 मार्च 2008 को उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। वो स्वीडन चली गईं। फिर से बाद में भारत लौटी भी तो भी कोलकाता कभी नहीं जा सकी, नई दिल्ली में ही रहना पड़ा। जब तस्लीमा नसरीन को मुल्क से निकाला गया तो वो अकेली नहीं थी जो इस मजहबी नफ़रत का दंश झेल रही थी। उस दौर में दुनिया के 2 और बड़े नाम थे जो इसी तरह की कट्टरता से जूझ रहे थे। एक थे लेखक सलमान रश्दी, जिनके खिलाफ आयतुल्लाह खामनेई ने फतवा जारी किया था, और दूसरे थे इजिप्शियन स्कॉलर नसर अबू जैद, जिन्हें उनकी प्रोग्रेसिव सोच के लिए काफिर घोषित कर दिया गया था। तस्लीमा ने अपने कई इंटरव्यूज़ में इन दोनों दिग्गज के साथ अपने इंटरेक्शन का ब्यौरा दिया था। तस्लीमा जब निर्वासन में थी तब उनकी सलमान रश्दी से काफ़ी बातें हुआ करती थीं। सलमान ने उन्हें लेटर भी लिखा था। उस लेटर में उन्होंने तस्लीमा की हिम्मत के लिए उनकी तारीफ़ की थी और कहा था कि उनका कॉज शानदार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान रश्दी ने तस्लीमा से कहा था, जो नफ़रत करने वाले लोग हैं ये संख्या में भले ही ज़्यादा दिखते हों, लेकिन इतिहास हमेशा सच लिखने वालों को याद रखता है। रश्दी ने उन्हें सलाह दी थी कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर कभी लापरवाह न हो, क्योंकि कट्टरपंथी कभी नहीं भूलते और न कभी माफ़ करते हैं। माफ़ शब्द ठीक नहीं है। वहीं इजिप्ट के स्कॉलर नसर अबू जैद के साथ उनका इंटरेक्शन बेहद बौद्धिक था। अबू जैद खुद एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे, लेकिन जब उन्होंने कुरान के टेक्स्ट को मॉडर्न और ह्यूमनिस्टिक नज़रिए से देखना शुरू किया तो मिस्र के कट्टरपंथियों ने उनका जीना हराम कर दिया। अबू जैद ने तस्लीमा से बातचीत में कहा था, समस्या इस्लाम में नहीं बल्कि उन लोगों में है जो इसे सत्ता और नियंत्रण का जरिया बना चुके हैं। वो रिलीजियस टेक्स्ट का इस्तेमाल औरतों और गरीबों को दबाने के लिए करते हैं।
तस्लीमा और अबू जैद के बीच इस बात पर लंबी बहसें होती थी कि क्या इस्लाम के अंदर रहकर कोई रिफॉर्म पॉसिबल है। अबू जैद आशावादी थे, लेकिन तस्लीमा का स्टैंड बिल्कुल साफ था कि जब तक स्टेट और रिलीजन को पूरी तरह अलग नहीं किया जाता तब तक कोई भी सेकुलर समाज नहीं बन सकता। तस्लीमा नसरीन दुनिया के उन बेहद कम लेखकों में से हैं जिन्होंने इस्लाम को लेकर कभी भी कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं की। उन्होंने जो भी कहा है हमेशा फ्रंट फुट पर आकर कहा है। हालांकि कई बार उनकी बातों को इस्लाम के प्रति हेट्रेड भी समझा गया और इसके लिए उनकी खूब आलोचना भी हुई। अपने इंटरव्यूज़ में उन्होंने इस्लाम और धार्मिक कट्टरता को लेकर जो बातें कहीं उन्हें आज भी कोट किया जाता है। तस्लीमा का मानना है कि दुनिया के जितने भी पुराने धर्म हैं वो बुनियादी तौर पर औरतों के खिलाफ हैं और इस्लाम भी इसका अपवाद नहीं है। वो कहते हैं कि जब तक समाज शरिया कानून और धार्मिक किताबों के हिसाब से चलेगा तब तक औरतों को बराबरी का हक कभी नहीं मिल सकता। वो सीधे शब्दों में कहती हैं कि इस्लाम में रिफॉर्म की कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि इसके पैरोकार हर एक शब्द को पत्थर की लकीर मानते हैं। तस्लीमा बुर्के और हिजाब के सख्त खिलाफ हैं। वो इसे औरत की गुलामी का प्रतीक मानती हैं। उनका तर्क है कि अगर मर्दों को अपनी कामुकता पर काबू रखने के लिए किसी नकाब की ज़रूरत नहीं है तो औरतों को एक काले कपड़े के पीछे क्यों छुपाया जाए। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ शब्दों में कहा भी था, वो मुझे मारना चाहते थे क्योंकि मैं एक औरत होकर वो सच बोल रही थी जिसे बोलने की हिम्मत बड़े बड़े पुरुष बुद्धिजीवी भी नहीं कर पाते। वो मेरी कलम से डरते हैं क्योंकि मेरी कलम जब सच लिखती है तो उनकी सदियों पुरानी सल्तनत हिल जाती है। आगे वो कहती हैं, मुझसे पूछा जाता है कि क्या कोई मॉडरेट इस्लाम हो सकता है। मेरा जवाब है नहीं। धर्म को मॉडरेट नहीं किया जा सकता, इंसानों को मॉडरेट होना पड़ेगा। जब तक आप धार्मिक किताबों के हर एक शब्द को भगवान का साक्षात आदेश मानेंगे तब तक आप आधुनिक समाज का हिस्सा नहीं बन सकते। मुझे चुप कराने के लिए फतवे जारी किए गए, मेरे सिर की कीमत लगाई गई, लेकिन मैं पूछती हूँ कि क्या कोई विचार कभी तलवारों या फतवों से मरा है। अगर आप सच से डरते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी बुनियाद कितनी कमज़ोर है। तस्लीमा नसरीन ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया सब कुछ चर्चा में रहा। अब उनकी वापसी भी टॉक ऑफ द टाउन है। कोलकाता से निकाले जाने के बाद तस्लीमा दिल्ली और यूरोप के बीच झूलती रहीं, लेकिन उनके मुताबिक उनकी आत्मा हमेशा कोलकाता की गलियों, वहाँ की किताबों की दुकानों और बंगाली भाषा में ही बसी रही। अब जब उनकी कोलकाता वापसी हो रही है तो इसके इर्द गिर्द भी पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। एक धड़ा इसे पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के घटनाक्रम से जोड़ रहा है। कह रहा है कि तस्लीमा बंगाल लौटने की हिम्मत तब कर पाई जब वो भयमुक्त हुआ। ये सीधे तौर पर ममता बनर्जी की टीएमसी पर कटाक्ष है। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि 1 अगस्त वाले दिन कोलकाता के रविंद्र सदन में होता क्या है। मीडिया तो दिल थाम कर बैठी ही है, आप भी बैठिए। तस्लीमा नसरीन का ये सफ़रनामा, उनकी बागी ज़िंदगी और हमारा प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि भारत को उन्हें हमेशा के लिए अपने यहाँ की नागरिकता दे देनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताइए और देखते रहिए जिंदाबाद।